Hello friends, welcome to AgriOG. Myself Deepak Ranjan Kant, a research scholar at ICR IRI New Delhi. Today I am going to discuss a topic from plant physiology portion. Plant physiology portion से अभी current examination pattern के according at least 6 to 7 questions every year पूछे जा रहे हैं किसी ना किसी एग्री बेस्ड कम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर ICR JRF SRF एग्जाम में. So I am going to discuss a basic topic from this पोर्शन डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है जैसा कि हम जानते हैं वो मोस्ट एबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे. ओके, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेक्राइड्स भी कहते हैं जो कि एक ग्रीक वर्ड सेक्रोन से आया हुआ है. ठीक है, जिसका मीनिंग होता है शुगर. और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब मीन्स इट कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल फॉर्म में मेनली प्रेजेंट होते हैं. और ये सिंगल नंबर में नहीं, मल्टीपल नंबर्स में हाइड्रोक्सिल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. ओके, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कीटोन ग्रुप, या तो एल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, और स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स. तो जो ये मोनो के बाद जो डाई पॉली ये सब है, तो ये सब एक दूसरे में लिंक कर होके डाई पॉली बनाते हैं. ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स बनता है, तो ये पॉलीमर्स होते हैं. ओके, तो पॉलीसेक्राइड्स, तो इसमें क्या है कि ऐसे पॉलीसेक्राइड सबको हम लोग या डाइसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है. ठीक है, तो इन्हें तोड़ के मोनोमर भी बनाया जा सकता है. ये हाइड्रोलाइसिस मेनली एसिडिक मीडियम में या फिर किसी एंजाइमेटिक मीडिया के थ्रू होता है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो या फिर सब्सटेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. ओके, ये इसका डिफिनेशन हो गया. और इसका एग्जांपल जैसे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सबके लास्ट में देखिएगा तो सफिक्स ओज ऐड रहता है. ओके, नाउ कमिंग टू देयर क्लासिफिकेशन में आए तो पहले सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. ओके, और कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस के बेसिस पे इसे एल्डोज और कीटोज दो टाइप में डिवाइड किया गया. तो एल्डोज वैसे हो गए ग्रुप जिनको एल्डिहाइड कहते हैं, जिनके पास एल्डिहाइड होता है, और कीटोज वैसे ग्रुप हो गए जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है. ठीक है, और सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स जो है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ओके, तो और मोस्ट एबेंडेंट मोनोसेक्राइड्स जो है वो है डी ग्लूकोज. ठीक है, नो अब इसके स्टेरियो आइसोमर्स को देखते हैं. तो ये फर्स्ट है इनैंसियोमर. इनैंसियोमर का क्या होता है? तो ऐसे कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, जो दो कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं और दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं. ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मतलब एक एग्जांपल देखिए जैसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो अगर ये एक दूसरे के तो मिरर इमेज है, ये तो समझ में आ रहा है. ठीक है, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब क्या? अगर हम इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है इससे डायरेक्टली सुपर इम्पोज नहीं होगा H ग्रुप से. ठीक है, तो इसलिए ये दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेरियोआइसोमर इपीमर्स. इपीमर्स क्या होता है कि ऐसे शुगर, ठीक है, जो कि स्टेरियो केमिस्ट्री के थ्रू एक किसी सिंगल कार्बन पे डिफर करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को इपीमर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो सिंगल कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है. एनोमेरिक कार्बन हम अभी आगे देखेंगे कि एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं ये, जो कि साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इपीमर्स के एग्जांपल हो गए जैसे ग्लूकोज और मैनोज, जो कि C2 कार्बन पे मैनोज डिफर कर रहा है ग्लूकोज से. और सिमिलरली गैलेक्टोज जो है वो C4 कार्बन पे डिफर करता है ग्लूकोज से. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. अब है क्या? एल्डोज. एल्डोज के एग्जांपल्स क्या क्या है? तो हो जाते हैं एल्डो, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज. तो ये एग्जांपल्स इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभार पूछ लेता है कि इरिथ्रोज जो है वो एल्डो टेट्रोज है या पेंटोज, इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में. और ICR JRF 2021 में तो एक क्वेश्चन ये था कि डी टैलोज
और डी ग्लूकोज में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों का एग्जांपल्स को देखेंगे तो ये एक दूसरे में ये मिरर इमेज तो फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनैंशियोमर तो नहीं है, ना ही ये सिंगल कार्बन पे किसी सिंगल कार्बन पे डिफर करते हैं, ये मल्टीपल कार्बन्स पे डिफर कर रहे हैं, तो ईपीमर्स भी नहीं है। तो ऐसे रिलेशन जो कि मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इम्पोज भी ना करे, तो ऐसे कंपाउंड को डायस्ट्रोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डायस्ट्रोमर्स का रिलेशनशिप है स्टेरियोआइसोमरली, ठीक है। नाउ ये कीटोज ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स हैं कीटो ट्रायोज टेट्रोज के। इसमें से इम्पोर्टेंट एग्जांपल डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबोलोज, ये राइबोलोज, फ्रुक्टोज, सोर्बोज, ये सब टैगेटोज, ये सब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर। अभी तक जो देख रहे थे वो हम लीनियर फॉर्म स्ट्रक्चर देख रहे थे। अभी साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो मेनली एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो एक रिएक्शन के बेसिस के थ्रू होते हैं, जिससे अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्ट करके हेमीएसीटोल या फिर अल्कोहल कीटोन से रिएक्ट करके हेमीकीटल बनता है। तो कैसे होता है ये रिएक्शन, तो जो अल्कोहल ग्रुप है वो इसमें OH ग्रुप जो H है, H ये पार्सली जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, ये यहाँ से इसको अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिकली, ठीक है, और इसको तोड़ के इन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पे ले आता है, ठीक है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो OR माइनस यहाँ से फिर जो है ये OR माइनस टूट के यहाँ अटैच हो जाता है, और जो ये H प्लस और ये जो H प्लस है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन फिर जो ऐसे कार्बन एडजस्टमेंट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो हेमीएसीटल कहलाता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में। और सिमिलरली कीटोन ग्रुप में भी ऐसे कंपाउंड को हेमीकेटल कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है कि C5 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जाके यहाँ पे एडजस्ट होके अटैक करता है इस ग्रुप पे, ठीक है। अटैक करने के बाद ये एक साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। और जो साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर लेता है तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो इस OH ग्रुप और H ग्रुप के ये पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर OH ग्रुप ऊपर रहता है तो बीटा आइसोमर कहलाता है, अगर OH ग्रुप नीचे रहता है तो अल्फा आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन्स को हम लोग एनोमेरिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है, जिसके H और OH के पोजीशन से इसके आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, ठीक है। अब इसमें से अच्छे से समझेंगे कि कैसे अब किस तरह के रिंग बन सकते हैं। तो एक तो होता है फ्यूरानोज जो कि 5 मेंबर रिंग होता है, और एक होता है पायरानोज जो कि 6 मेंबर रिंग होता है, ठीक है। तो जो ये फ्यूरानोज और पायरानोज है इसके लिए देखो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि 5 कार्बन नंबर 5 से में जो OH अटैच होता है ये अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके कोशिश करता है इसके पास आ जाने का, ताकि रिएक्शन ईजिली हो सके, ठीक है। और ये जब रिएक्शन करता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के ऊपर जाता है और एक बॉन्ड इसके साथ बन जाता है, और ये H ग्रुप रिलीज होके यहाँ H के साथ अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपको आराम से दिख सकता है, ठीक है, और ये इसके साथ लिंक कर जाता है, ओके। ये हो गया फ्रुक्टो फ्यूरानोज। और सिमिलरली फ्रुक्टो 5 मेंबर रिंग बनाता है स्ट्रक्चर, और ये सिमिलरली फ्रुक्टो पायरानोज है, ठीक है। नाउ ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब मेन है कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्डो पायरानोज और स्ट्रक्चर भी बन रहा है फ्रुक्टो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर में। तो कौन स्टेबल है, तो मेनली जब हम इस तरह से कंपैरिजन देखते हैं तो एल्डो पायरानोज और एल्डो फ्यूरानोज में एल्डो पायरानोज ही ज़्यादा, क्योंकि वो 6 मेंबर रिंग है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, और 5 मेंबर रिंग कम स्टेबल होते हैं। सिमिलरली कीटो पायरानोज ज़्यादा स्टेबल होंगे और एल्डो फ्यूरानोज कंपेरेटिवली कम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो मीन्स पायरानोज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा फ्यूरानोज से, ठीक है। पायरानोज फ्यूरानोज रिंग से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं कि ये ऐसे मतलब तो जो मोनोसेक्राइड्स होता है, तो मोनोसेक्राइड्स जो है वो कैन बी ऑक्सीडाइज बाय रिलेटिवली
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ऐसे एजेंट्स में भी या तो CO2+ होंगे, ठीक है, या तो CO2+ क्यूप्रिक आयंस हो सकते हैं। ऐसे रिएक्शन मतलब फेलिंग रिएक्शंस होते हैं, बेनेडिक्ट रीएजेंट, टोलेंस रीएजेंट। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो शुगर्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऐसे शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, ठीक है। तो सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो मेनली रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जो कि इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कॉपर से कॉपरिक आयन से रिएक्ट करके एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्लस एक रेड ऑरेंज पीपीटी या सब प्रेसिपिटेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे शुगर मतलब रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। डाइसेक्राइड्स में भी मोस्ट ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट टू। एक तो है सुक्रोज और एक तो है ट्रूहेलोज, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों? तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं तो मतलब क्या कि सुक्रोज के बारे में तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ट्रीहेलोज जो होता है, ये ट्रीहेलोज जो है ना मेनली प्रेजेंट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये सर्कुलेटरी फ्लूइड्स में, ठीक है, जो कि मतलब सर्कुलेटरी फ्लूइड्स ऑफ इंसेक्ट में। तो ये एज ए सर्व करता है एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड ट्री हेलोज, ओके। और ये ट्री हेलोज और फंजाई में भी पाया जाता है, जो कि एक कमर्शियल सोर्स ऑफ शुगर के रूप में इसका यूज करते हैं फंजाई, ठीक है। और सुक्रोज तो जानते ही हैं कि स्टोरेज है, ये सुक्रोज प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है फॉर एनर्जी, ओके। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स। इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स क्या क्या है हो सकते हैं, तो मतलब ऐसे तो एक है डी राइबोज, जो हम जानते हैं कि ये आरएनए में शुगर बैकबोन की तरह फॉर्म होता है। और एक दूसरा है डीऑक्सी राइबोज जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, ओके। तो फिर ग्लूकोज जानते हैं जिसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं एंड ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होता है ये शुगर, ठीक है। और ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी ऑफ द एनर्जी, ओके। मतलब ये बॉडी के एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए एक मेन सोर्स है मेटाबॉलिज्म, ओके। और फ्रुक्टोज जो है ये लेब्यूलोज कहलाता है, ऑल्सो नोन एज लेब्यूलोज या फिर फ्रूट शुगर, ओके। और फ्रुक्टोज जो है सबसे स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड से, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड जो है वो फ्रुक्टोज होता है, ओके। नाउ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अगर हम लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेक्राइड, ठीक है, कौन सा नहीं है डाइसेक्राइड, तो आप इजिली बता सकते हैं कौन सा नहीं है। डेक्सट्रोज अभी पढ़ा था हमने कि इसे ग्लूकोज भी कहा जाता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर, तो इसमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है बताइए। तो इसमें से रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज को छोड़ के सारे हैं, ठीक है। ग्लाइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सारे रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और क्लास ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, मतलब कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट का क्लास टाइप्स है जो कि फिर से हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए डाइसेक्राइड्स को तो हम लोग दो रहता है तो उसको तोड़ के कर सकते हैं। पॉलीसेक्राइड भी सिमिलरली मोनोमर्स फॉर्म हो जाएगा। प्रोटियोग्लाइकन्स तो क्लास है नहीं कार्बोहाइड्रेट का, तो मोनोसेक्राइड्स इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इपीमर्स, तो इसको तो हम सिंपली बोल सकते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में इपीमर्स है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज ए ट्रायोज, कौन सा ट्रायोज है। इस तरह देख रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए एग्जाम्पल्स याद रखना जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ग्लिसरॉल दिया है जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एल्डो ट्रायोज होता है, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होता है, तो डाइसेक्राइड्स ऐसे हैं जो कंसिस्ट करते हैं दो मोनोसेक्राइड से, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट कैसे होते हैं, तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ये दो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो एक्चुअली जो ये दो मोनोसेक्राइड्स हैं इसमें एक दूसरे के पास जो रहते हैं तो ये बॉन्ड एक दूसरे से बनाते हैं वाटर को निकाल के, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके एच और एच रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्म करके
ये डाइसेक्राइड्स बनता है, ठीक है। तो ऐसे जो डाइसेक्राइड्स होते हैं इनको हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस या तो हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं या फिर कोई अप्रोप्रिएट इंजाइम्स का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लीवेज हम लोग बेस का यूज करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेस रेसिस्ट करता है, ठीक है, किस टाइप के क्लीवेज को, ठीक है। नाउ को ये कुछ इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं जो कि ज़रूरी है, जो कि आप जैसे देख लीजिए बीटा माल्टोज ये कैसे बन रहा है, तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज से। अल्फ़ा 1,4 कैसे, तो 1 कार्बन पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 1 कार्बन पे HOH पोजीशन देख लीजिए, दोनों का सेम है, H और OH, ओके। तो H अगर ऊपर रहेगा तो हम लोग अल्फ़ा कहते थे, अगर OH ऊपर रहता तो बीटा कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये अल्फ़ा के पोजीशन में है तो HOH यहाँ से टूट के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक दूसरे में बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो बन रहा है तो इस ऐसे लिंकेज 1 और कार्बन नंबर 4 एक दूसरे में लिंक कर रहे हैं, ठीक है, वाटर निकाल के। तो ऐसे बॉन्ड लिंकेज को अल्फ़ा 1,4 लिंकेज कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो बीटा माल्टोज कैसे बनता है, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साथ मिलके ये बनाता है बीटा माल्टोज, ओके, ठीक है। तो अब बोलिएगा कि ये बीटा माल्टोज नाम कैसे रखा गया इसका। तो आप अगर इसके कार्बन नंबर 1 पे देखेंगे, जो बीटा रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा इसमें, तो ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है जिसमें अल्फ़ा और बीटा का पोजीशन देखिए बीटा फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोग बीटा माल्टोज कह रहे हैं, ठीक है। और इसका कार्बन, इधर वाला कार्बन तो पहले ही बॉन्ड में इंगेज हो चुका है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर जो है बीटा कार्बन इस हाइड्रोक्सिल और H के पोजीशन के हिसाब से क्या, मतलब बीटा डी ग्लूकोज के अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर बीटा माल्टोज है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम देखेंगे बीटा लैक्टोज, तो ये भी बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू बन रहा है, ठीक है। किसके, तो बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली सुक्रोज जो है, ये सुक्रोज अल्फा 1,2 लिंकेज के थ्रू बनता है, अल्फा 1,2 लिंकेज के थ्रू। तो देखिए इसमें है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों हुआ, तो इसका दोनों एरोमेटिक कार्बन जो है इंगेज हो चुका है, तो ये रिड्यूस अब होंगे ही नहीं, ठीक है। दोनों बॉन्ड में ही इंगेज हो चुके हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए, इसके ऑक्सीडेशन के लिए इनके कार्बन फ्री नहीं है एरोमेटिक कार्बन, इसलिए ऐसे सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है, ठीक है। और ये किसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स में अभी जैसे माल्टोज हो गया, तो माल्टोज को आर ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, ओके। और इट इज प्रोड्यूस इन द जर्मिनेटिंग ग्रेन, ओके। ये सब याद रखना होगा आप लोगों को, एज ए स्टार्च, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस एज इन जर्मिनेटिंग ग्रेन एज स्टार्च, इज broken down during the malting and is formed during the hydrolysis of starch to glucose during digestion, okay। और सिमिलरली लैक्टोज देखेंगे तो लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, और ये 5% ऑफ द काउ मिल्क कंस्टिट्यूट करता है और 7% ऑफ द ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है, ओके। और इट इज डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम लैक्टेज, ठीक है। ना सुक्रोज को हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है, टेबल शुगर। और इसका जो बोथ एरोमेटिक कार्बन है, मैंने पहले ही बताया कि ये एक दूसरे से ही टाइट टुगेदर रहते हैं, ठीक है। तो टाइट टुगेदर रहते हैं तो अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं। तो थस इनका जो लिंक्ड ग्रुप है, तो ये एक दूसरे में इस तरह से लिंक है कि इसके रिड्यूसिंग कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसे सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और इनको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाइसेक्राइड्स के जो कि याद रखना जरूरी है उनके लिंकेज के साथ। ये पीपीटी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ इसकी फिजियोलॉजिकल रोल्स है, स्ट्रक्चर है, सारा कुछ है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, तो इजी रहेगा याद करने में, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं
कंटेन करते हैं 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ओके, ऐसे ओलिगोसेक्राइड 3 to 10। पहले एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही हम खाली इसका देखेंगे। एक है रेफिनोज, जो कि बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज के लिंकेज के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, इस तीन मोनोसेक्राइड्स इसमें अटैच है। ठीक है, तो ये 3 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है रेफिनोज। और रेफिनोज इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफिनोज जो है वो पी और बीन्स में पाया जाता है और लार्जली अनडाइजेस्टेड अंटिल रीचिंग द इंटेस्टाइनल फ्लोरा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बहुत अनडाइजेस्टेबल है। ओके, ठीक है, रेफिनोज, तो इसको इसलिए एग्जांपल को याद करके रखिएगा। नाउ कमिंग टू द टुवर्ड्स पॉलीसेक्राइड्स। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉलीसेक्राइड्स क्या क्या है। तो पॉलीसेक्राइड्स को तो पहले हम लोग देखिए कि इनको ग्लाइकेंस भी कहते हैं और नॉन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि नॉन शुगर क्योंकि ये स्वीट टेस्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, स्वीटर टेस्ट में नहीं होते, इसलिए इनको नॉन शुगर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से मोनोसेक्राइड्स का टेस्ट स्वीट होता है, इन शुगर्स का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए। और ये पॉलीसेक्राइड जो है कभी रिड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके जो कार्बन होते हैं वो पहले इंगेज्ड रहते हैं। नोमेरिक कार्बन्स आर कनेक्टेड थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इस कारण से ये रिड्यूस नहीं हो सकते हैं। तो इन पॉलीसेक्राइड्स या तो एक सिमिलर काइंड ऑफ मोनोमर से बने रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड्स को होमोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। अगर अलग अलग मोनोमर से अटैच रहेंगे तो ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स होमोपॉलीसेक्राइड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को हम लोग सब जानते हैं कि ये प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये स्टोरेज एनर्जी इसी स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो स्टार्च जो है वो मेनली 2 कंपाउंड एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। ठीक है, तो एमाइलोज जो है, एमाइलोज को अगर हम देखेंगे तो एमाइलोज में आपको एक ही बॉन्ड दिखेगा, जिसमें जो है एक ही बॉन्ड से अटैच रहते हैं ग्लूकोज। वो है कि अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू स्टार्च में अटैच रहता है ग्लूकोज एक दूसरे से। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन में अगर हम लोग देखेंगे तो एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 लिंकेज तो रहता ही है, प्लस इसमें ब्रांचेज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेज जो पाए जाते हैं तो वो अल्फा 1,6 लिंक से अटैच्ड होते हैं ब्रांचेस। ठीक है, और ये जो ब्रांच है मेनली हमें एवरी 24 से लेके 30, याद रखिएगा, ये 24 से लेके 30 रेसिड्यू तक, मतलब रेसिड्यू तक में रिपीटेशन मिल जाता है इनका। ठीक है, 24 से लेके 30 रेसिड्यू तक में मिल जाता है इनका। नो अनदर एग्जांपल है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो हम जानते हैं कि ये एनिमल के लिए ये बहुत ज़रूरी एनर्जी सोर्स है एनिमल्स के लिए। ठीक है, स्टोरेज एनर्जी सोर्स एनिमल के लिए एज ए स्टार्च काम करता है। ठीक है, और ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर कैरी करता है एमाइलोपेक्टिन की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सिमिलर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसमें हम लोग एमाइलोपेक्टिन में देखे थे तो उसमें एवरी टाइम्स 24 से 30 रेसिड्यू के बाद उसका वो होता था, मतलब ज़्यादा हाईली ब्रांच नहीं था वो। लेकिन ग्लाइकोजन जो होता है वो बहुत हाईली ब्रांच्ड होते हैं। वो अगर एवरी मतलब 8 से 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद आपको रिपीटेशन दिख जाएगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सिमिलरली अब ग्लूकोज देखेंगे तो ग्लूकोज जो है, सेलुलोज जो है, यहाँ अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे बीटा होगा। ओके, बीटा कनेक्टेड बाय बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्ट होता है सेलुलोज। ओके, और इट में कंटेन्स अप टू द 300 से 3000 ग्लूकोज यूनिट भी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है सेलुलोज के। ठीक है, और ये तो जानते ही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। तो इसका लिंकेज बस आपको मेन याद रखना है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, और ग्लूकोज डी ग्लूकोज से बने होते हैं। अब ये है काइटिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फंजाई को लेके। ठीक है, इंसेक्ट्स, फंजाई, ये सब में काइटिन पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंजाई या फिर इंसेक्ट, ये सब में। तो ये जो है पॉलीमर किसका है, तो ये पॉलीमर एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का है। ठीक है, एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन का। और जो लिंक जिसमें पाया जाता है लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज है किसके बीच में, तो याद रखिएगा
एनिसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। ओके, और ये सेकेंड सबसे मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। तो पहला कौन था? तो पहला सेलुलोज था, ठीक है, और ये दूसरा कौन है मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर? तो काइटिन। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स हैं जिसको आपको इसके लिंकेज याद रहने चाहिए तो अच्छा होता है। ठीक है, NAG मतलब होता है एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और NAM मतलब एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, और ये मतलब किस में पाया जाता है? तो ये म्यूरिन बैक्टीरियोगैको आप जानते हैं बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये है डेक्स्ट्रॉन में डी मोनोमर्स जो है वो डी ग्लूकोज और अल्फा 1,4,1,6 लिंकेज मेन लिंकेज है, और ये लिंकेज भी इसमें देखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल से याद रखिएगा। ठीक है, और सेलुलोज, स्टार्च, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये सब डिस्कस कर लिए। एक याद रखिए इनुलिन, इनुलिन के से मोनोमर क्या है? डी फ्रुक्टोज, ये याद रखना है। और बीटा 2,1 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें पाया जाता है। काइटिन और ग्लाइकोजन ये से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो डाइसेक्राइड्स इसमें से कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब, गलेक्टोज, ये सब तो मोनोसेक्राइड है। माल्टोज है इसमें, ठीक है, माल्टोज डाइसेक्राइड है। अब इन माल्टोज बिटवीन विच कार्बन देयर इज ए लिंकेज, किस किस कार्बन के? तो इसमें अल्फा 1,4 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। और गलेक्टोज इज ए डाइसेक्राइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, ये बताओ यार। ग्लूकोज तो है, तो लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गलेक्टोज से, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल एंड ईस्ट पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो बैक्टीरियल और ईस्ट पॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल मैंने एक बताया था आपको, इसके लिंकेज डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन जो है वो बैक्टीरियल और ईस्ट पॉलीसेक्राइड्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है। नाउ एक है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज रेसिड्यू आर लिंक्ड बाय बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा 1,4 लिंकेज हमने किस में पढ़ा था? देखिए, इसमें तो हमने पढ़ा था अल्फा 1,4, स्टार्च में भी सिमिलरली एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन तो अल्फा 1,4, ग्लाइकोजन में भी फिर सिमिलर था। तो हम लोगों ने सेलुलोज में पढ़ा था कि बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज ए स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट, तो स्टार्च, इसका आंसर सिमिलरली हम लोग जानते हैं स्टार्च हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स कौन सा है? तो सेलुलोज तो प्लांट के सेल वाल में होता है, काइटिन भी उसमें से फंजाई के सेल वाल में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है ही नहीं। ग्लाइकोजन जो है एज ए एनिमल स्टार्च काम करता है, और स्टोरेज एनिमल पॉलीसेक्राइड्स है एनिमल में। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेक्राइड्स विथ 5 कार्बन, इसमें से कौन सा मोनोसेक्राइड्स नहीं है जिसके पास 5 कार्बन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीहेलोज। ओके, ट्रीहेलोज जो है ये मोनोसेक्राइड्स नहीं है। ठीक है, ये ओके, ये हो गया कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो इतने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये एक ज़रूरी वो होता है इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाना। और अभी इसका जो ये PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।